जय हिंद दोस्तों, रक्षित कन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए दो जानकारियां लेकर आया हूं। कौन सी दो जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं? सबसे पहले मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा पूर्व सैनिकों के लिए, जवानों के लिए खुशखबरी, क्योंकि पूर्व सैनिकों और जवानों के बच्चों को मिलेगी जॉब, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। लेकिन मिलेगी कब? अगर पूर्व सैनिकों की या फिर जवानों की इन सर्विस मृत्यु हो जाती है। पूर्व सैनिक की तो नहीं होगी क्योंकि वो तो पेंशनर्स बन चुके हैं, लेकिन जो जवान हैं, जो ड्यूटी कर रहे हैं, अगर उनकी इन सर्विस मृत्यु होती है तो फिर बच्चों को जॉब मिल जाएगी। तो दोस्तों, एक बेहद इंपॉर्टेंट लेटर है जो मैं आपको समझाऊंगा भारत सरकार का, जिसके तहत सैनिकों के, पूर्व सैनिकों के बच्चों को जॉब मिलेगी। क्या है पूरा लेटर, आगे समझाऊंगा विस्तार से। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, आ गया जून की पेंशन का मैसेज, जून की पेंशन मिलने का नया अपडेट। जी हां दोस्तों, एक छोटा सा मैसेज आया है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, और ये मैसेज संबंधित है जून की पेंशन से। कब आपको जून की पेंशन मिलेगी इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा एक मैसेज दिखाकर। तो दोस्तों, बस यही दो जानकारी हैं जिन पर मैं बात करूंगा आज के इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ पेंशनर्स शायद चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, लेकिन वो वीडियो देखते हैं। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे कितने पेंशनर्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? सिर्फ 35%। और कितनों ने किया है? 64%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो पेंशनर फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, टाइम पर जानकारियां आपको तुरंत मिल सके। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में। तो चैनल को तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और लास्ट में वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और हाइप भी कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, अब जानकारियों को विस्तार से समझते हैं। पहली जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, आ गया जून की पेंशन का मैसेज, जून की पेंशन मिलने का नया अपडेट। जी हां दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज समझा देता हूं, दिखा देता हूं जून की पेंशन का। अब दोस्तों यहां पे देखिए, एक मैसेज है, स्पर्श पेंशनर्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट द पेंशन फॉर द मंथ ऑफ जून विल बी क्रेडिटेड टू पेंशनर्स ऑन 30 जून 2026 along with 60% डीएनएस रिलीफ। जी हां दोस्तों, जो स्पर्श के पेंशनर्स हैं उनको जून की पेंशन मिलेगी, या फिर जो फैमिली पेंशनर्स हैं उनको जून की पेंशन मिलेगी स्पर्श की तरफ से 30 जून 2026 को, और वो भी 60% डीएनएस रिलीफ के साथ। पेंशनर्स आर ऑल्सो एडवाइज टू एंश्योर दैट दे फाइल their income tax return from 31 जुलाई onwards after checking फॉर्म 16। जी हां दोस्तों, पेंशन तो आपको मिल जाएगी 30 जून 2026 को 60% डीएडीआर के साथ, लेकिन एक और एडवाइस आपको दी गई है। अगर पेंशन में से टैक्स की कटौती हो रही है, यानी अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं फॉर्म 16 देखने के बाद, तो दोस्तों आप 31 जुलाई तक, 31 जुलाई से पहले आप फॉर्म 16 देखकर अपना आईटीआर फाइल कर देंगे 2026-27 फाइनेंशियल ईयर के लिए, ताकि समय रहते आपका आईटीआर फाइल हो जाए। तो दोस्तों, लास्ट डेट है 31 जुलाई 2026। 31 जुलाई तक या फिर उससे पहले आपको आईटीआर फाइल कर देना है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो आईटीआर फाइल करते हैं, जो पेंशन में से जिनकी टैक्स की कटौती होती है, जो फॉर्म 16 जिनको अवेलेबल होता है, तो वो देखकर वो आईटीआर फाइल करते हैं। तो आप 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल कर देंगे। जिनका पेंशन में से टैक्स नहीं कटता, अगर वो भी आईटीआर फाइल करते हैं, तब भी आपको 31 जुलाई से पहले 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल कर देना है। आईटीआर से जुड़ी कोई और इंफॉर्मेशन आपको लेनी हो, कोई क्वेश्चन मार्क हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। या अगर आपको आईटीआर फाइल करवानी है तो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक इंफॉर्मेशन थी जून की पेंशन से जुड़ी और आईटीआर फाइल से जुड़ी। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
हर एक सैनिकों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए। खुशखबरी पूर्व सैनिकों और जवानों के लिए, जवानों या पूर्व सैनिकों की पत्नियों या फिर बच्चों को मिलेगी सिविल में जॉब अगर जवान की मृत्यु इन सर्विस हुई है। जी हाँ दोस्तों, चाहे जवान आर्मी का हो, नेवी का हो या फिर एयरफोर्स हो, अगर इन सर्विस मृत्यु हो जाती है, जॉब में रहते हुए मृत्यु हो रही है, तो दोस्तों फिर बेटा या फिर बेटी को सिविल में जॉब मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मैं खाली ऐसा नहीं बता रहा हूं, सरकार का एक आदेश है, सरकार का एक लेटर है। सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देता हूं। ये ऑफिस मेमोरेंडम है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस पेंशन का। जी हाँ दोस्तों, पेंशन मंत्रालय का, भारत सरकार का दोस्तों ये लेटर है, ऑफिस मेमोरेंडम, अपॉइंटमेंट ऑन कंपेशनेट ग्राउंड। जी हाँ दोस्तों, जिन जवानों की इन सर्विस मृत्यु होती है या फिर जिन कर्मचारियों की इन सर्विस मृत्यु होती है, तो फिर उसके बाद बच्चों को जॉब देना, यानी कि जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अनुकंपा नियुक्ति, कंपेशनेट ग्राउंड पर नियुक्ति। स्कीम फॉर कंपेशनेट अपॉइंटमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी केंद्र सरकार ये मौका देती है बच्चों को जॉब करने के लिए अगर उनके पिताजी की या फिर कर्मचारी की उनकी मृत्यु होती है इन सर्विस। अब दोस्तों काफी लंबा चौड़ा ये लेटर है, लेकिन मैं आपको इसमें से कुछ पॉइंट बताने वाला हूं, वो भी हिंदी में, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएं और कैसे कार्रवाई होगी इसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। ये इंफॉर्मेशन आप संभाल के रख लेंगे आगे के लिए, या फिर अगर आपके कोई दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, उनको भी ये इंफॉर्मेशन दे दीजिएगा। ये इंफॉर्मेशन हर एक कर्मचारी के लिए, चाहे वो सिविल का कर्मचारी हो, चाहे डिफेंस का जवान हो, कोई भी हो, A to Z। अब दोस्तों इस लेटर में लिखा क्या है ये मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आप सही से समझ पाएं। भारतीय सेना में जवानों की ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर उनकी पत्नी या फिर बच्चों को अनुकंपा नियुक्ति मिल सकती है। जी हां दोस्तों, पत्नी को भी जॉब मिल सकती है, बच्चों को भी मिल सकती है, या फिर कर्मचारी जवानों की पत्नी को, दोनों को एक साथ नहीं मिलेगी, या तो बच्चों को जॉब दी जाएगी या फिर पत्नी को दी जाएगी। अब उसकी भी अलग अलग कंडीशन है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, रक्षा मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी के लेटेस्ट नियमों के अनुसार इसके तहत मिलने वाली नियुक्तियां सीधे तौर पर सैन्य पद जैसे सिपाही या फिर अफसर के बजाय रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले सिविलियन पदों जैसे कि ग्रुप सी, क्लर्क, एमटीएस या फिर छावनी बोर्ड और ऑर्डिनेंस डिपो के पद पर दी जाती है। जी हां दोस्तों, अब जो जवान है वो तो आर्मी में जवान रहा होगा, अब ये थोड़ी कि वाइफ को जवानों की जॉब मिल जाएगी या फिर उन्हें कहीं फील्ड एरिया में भेज दिया जाएगा या फिर बच्चों को कहीं फील्ड एरिया में भेज दिया जाएगा जो उनके पिताजी थे। ऐसा नहीं, बच्चों को या फिर पत्नी को सिविल में जॉब दी जाएगी। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत बहुत से सिविल अंदर ही डिपार्टमेंट है, जैसे कि ग्रुप सी की पोस्ट हो गई या फिर क्लर्क की पोस्ट हो गई या फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट हो गई, यानी सिविल के अंतर्गत ही जॉब दी जाएगी। इसके अलावा यदि जवान ऑपरेशन युद्ध में शहीद हुआ है, एक बार फिर से सुन लीजिए, यदि जवान ऑपरेशन या फिर युद्ध में शहीद हुआ है तो यूनिट लेवल पर बैटल कैजुअलिटी कोटे के तहत बेटे को सेना में सीधे सिपाही के पद पर भर्ती का विकल्प भी मिल जाएगा। जी हां दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू, इस लाइन को नोट करिए। यदि जवान ऑपरेशन युद्ध में शहीद हुआ है, किसी ऑपरेशन में या फिर किसी युद्ध में, तो यूनिट लेवल पर, यूनिट से कार्रवाई होकर बैटल कैजुअलिटी कोटे के तहत जो बेटा होगा, जवान का बेटा होगा, उसको सेना में सीधे सिपाही के पद पर, डायरेक्ट सिपाही का ऑफर हो जाएगा, सिपाही के पद पर भर्ती का विकल्प मिल जाएगा। फिर क्या लिखा है, पॉलिसी के कुछ मुख्य और नवीनतम नियम। जी हां दोस्तों, अब इस लेटर के मुताबिक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जरा ये भी समझ लीजिए। अनुकंपा नियुक्ति का लाभ केवल जवान के पूरी तरह से आश्रित परिवार के सदस्य को ही मिल सकता है। जी हां दोस्तों, जो नॉमिनी होगा, अगर बच्चों का नाम रिकॉर्ड में दर्ज है तो उन बच्चों में से ही किसी को जॉब मिलेगी। साथ ही साथ वाइफ तो एज यूजुअली नॉमिनी होती है। फिर क्या लिखा है, पत्नी या फिर बेटा या बेटी, पत्नी या फिर बेटा या बेटी, दत्तक, गोद लिए है बच्चे भी शामिल। जी हां दोस्तों, अगर सैनिक ने, जवान ने किसी बच्चे को गोद लिया है, अगर उसे भी नॉमिनी कर रखा है तो फिर उसे भी हक मिल जाएगा जॉब करने का।
तो पत्नी हो गई, बेटा या बेटी। फिर विशेष छूट, सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट निर्देशों के अनुसार यदि शादीशुदा बेटी भी पूरी तरह पिता पर निर्भर थी तो वह भी आवेदन कर सकती है। जी हां दोस्तों, अगर बेटी की शादी हो गई है, अगर हस्बैंड की मृत्यु हो गई है, तो फिर वो अपने पिता पे डिपेंड हो जाएगी, तो फिर वो भी आवेदन दे सकती है जॉब के लिए। यदि जवान अविवाहित था तो उसके आश्रित भाई या फिर बहन आवेदन कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, अगर किसी जवान ने, सैनिक ने शादी नहीं करी, अगर उसके भाई बहन हैं जो उस पर आश्रित हैं, डिपेंडेंट हैं, तो वो भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 5% का कोटा नियम। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों यहां पे 5% का कोटा है जो अप्लाई होता है जवानों या फिर सैनिकों पर। अब दोस्तों इसका भी एक रूल है, जरा समझ लीजिए। अनुकंपा नियुक्तियां असीमित नहीं होती। जी हां दोस्तों, जो अनुकंपा नियुक्ति हैं, जो ये जॉब है, ये असीमित नहीं होती। ये संबंधित विभाग जैसे रक्षा सिविलियन विंग में सीधे कोटे, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत आने वाली ग्रुप सी की कुल खाली वैकेंसी के केवल 5% पे ही की जा सकती हैं। जी हां दोस्तों, यानी कि 5% का जो कोटा है वो फिक्स है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर जो सिविलियन विभाग हैं, तो दोस्तों उस पर ये जॉब मिल जाएगी। फिर क्या लिखा है? रिलेटिव मेरिट पॉइंट सिस्टम। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों यहां पर एक पॉइंट है, रिलेटिव मेरिट पॉइंट सिस्टम। परिवार को नौकरी सीधे नहीं मिलती, बल्कि एक पॉइंट का मेरिट स्केल बनाया जाता है। जी हां दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपने आज आवेदन दिया और अगले महीने आपको जॉब मिल गई या फिर अगले साल जॉब मिल गई। एक मेरिट बनती है, एक मेरिट बनाई जाती है, उसके आधार पर सब कुछ तय होता है। परिवार को नौकरी सीधे नहीं मिलती, बल्कि एक 100 पॉइंट का एक मेरिट स्केल बनाया जाता है। 100 पॉइंट का, यानी जिसका सबसे ज्यादा पॉइंट उसका पहला नंबर। इसमें परिवार की आर्थिक स्थिति को भी देखा जाता है। जी हां दोस्तों, ये सारी कंडीशन तो मैच होगी, लेकिन सारी साथ परिवार की आर्थिक स्थिति को भी देखा जाता है कि परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है, क्या जॉब जरूरी है लेना घर बार का खर्चा चलाने के लिए, यह भी देखा जाता है। जैसे जवान की मृत्यु के बाद मिलने वाली कुल पेंशन, ग्रेजुएटी राशि, परिवार में आश्रितों, नाबालिग बच्चों या फिर बुजुर्ग माता पिता की संख्या, रहने के लिए खुद का मकान है या नहीं है, सारा कुछ देखा जाएगा कि परिवार में कितने जने रहते हैं, क्या माता पिता भी हैं, क्या भाई बहन भी हैं, क्या बच्चे भी हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बेटा है, कितनी बेटी है, कितनी प्रॉपर्टी है, सब कुछ देखा जाता है। उसके बाद जॉब दी जाती है, सब कुछ देखा जाता है। फिर क्या लिखा है? जिस परिवार के पॉइंट सबसे ज्यादा होते हैं उन्हें वैकेंसी मिलने पर प्राथमिकता दी जाती है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे तो सबसे पहली प्रायोरिटी उसी को मिलेगी। तो यहां पे ये बात इन्होंने क्लियर कर दी, यानी आर्थिक संकट या फिर सबसे गंभीर है जिसका परिवार, जिसको ज्यादा जरूरत है जॉब की, तो उसे वो जॉब अवेलेबल करा दी जाती है, ये सब चीजों को चेक करके। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, जरा ध्यान से समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए। आयु और शैक्षणिक योग्यता। जी हां दोस्तों, अब एज और एजुकेशन भी देखी जाती है इस मामलों में। आवेदक को उस पद की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जैसे कि 10वीं, 12वीं या फिर कंप्यूटर ज्ञान पूरी करनी होगी। जी हां दोस्तों, कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी जरूरी होती है जॉब पाने के लिए, यानी जो बेटा, बेटी, भाई, बहन जो जॉब पाना चाह रहा है तो उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी देखी जाती है। उम्र में छूट, एज में भी यहां पे छूट है। मृतक जवान की पत्नी को ऊपरी आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी जाती है। जी हां दोस्तों, जो जवान की पत्नी हो गई उसको आयु में छूट मिल जाती है। आमतौर पर 45 वर्ष तक बच्चों के लिए उस पद की सामान्य सरकारी आयु सीमा लागू होती है। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों यहां पर भी एज क्राइटेरिया है, कुछ आयु आपकी पूर्ण होनी चाहिए, उसी के बेस पर आपको ये जॉब अवेलेबल होती है, चाहे पत्नी हो या फिर बच्चे हो। फिर क्या लिखा है? समय सीमा और आवेदन। अब किस तरीके से समय सीमा है, टाइम लिमिट है, और किस तरीके से आवेदन होता है, किस तरीके से आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं। त्वरित सहायता। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अनुकंपा नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य परिवार को तात्कालिक संकट से उबारना है, इसलिए जवान की मृत्यु के बाद जितनी जल्दी हो सके आवेदन करना चाहिए। सालों बाद किए गए दावों को खारिज किया जा सकता है। जी हां दोस्तों, जितनी जल्दी आप कार्रवाई करेंगे उतनी जल्दी ये जॉब अवेलेबल हो जाएगी बच्चों को।
ऐसा नहीं है कि जवान की मृत्यु 4 साल पहले हुई हो और 5 साल बाद 4 साल बाद आप आवेदन दे रहे हो, तो हो सकता है कि आपकी अपील को खारिज भी कर दिया जाए। तो जैसे ही मृत्यु हुई है उससे कुछ टाइम बाद तुरंत आपको आवेदन करना होता है। मैं पत्नी की बात कर रहा हूं, बच्चों की बात कर रहा हूं। फिर क्या लिखा है, अग्निवीर अपवाद। जी हाँ दोस्तों, अब इसी पर एक अग्निवीर का अपवाद भी है। क्या लिखा है, लेटेस्ट कानूनी स्पष्टीकरण के अनुसार 4 साल के अनुबंध पर आए अग्निवीरों के परिवार नियमित सैनिक की तरह दीर्घकालिक पोस्ट सर्विस सिविलियन अनुकंपा लाभों का दावा समान नियमों के तहत नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी सेवा शर्तें अलग है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे अग्निवीरों के परिवार को भी जॉब देने के लिए कहा गया था, लेकिन थोड़े उनके नियम यहाँ पे अलग हो जाते हैं, क्योंकि उनकी ज्यादा सर्विस नहीं होती है। तो दोस्तों उस नियमों में भी कुछ फेरबदल किया गया था, तो उनके थोड़े नियम अलग है। लेकिन ये मैंने आपको बताया जो डिफेंस के पूर्व सैनिक हो गए या फिर जवान हो गए, उनके लिए क्या नियम है, ऐसी सिविलियन के जो कर्मचारी हैं उनके लिए क्या नियम है, तो ये मैंने आपको समझाया। फिर क्या लिखा है, यदि आप इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जवान की संबंधित आर्मी रिकॉर्ड ऑफिस या फिर सैनिक कल्याण बोर्ड से तुरंत संपर्क कर अनुकंपा नियुक्ति फॉर्म और आवश्यक आश्रित प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया शुरू करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको कांटेक्ट करना होगा अपने रिकॉर्ड ऑफिस से, या फिर जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू आप लेटर फॉरवर्ड कराएंगे रिकॉर्ड ऑफिस के नाम। और दोस्तों इसका भी एक फॉर्म होता है, अनुकंपा नियुक्ति का, कंपेशनेट अपॉइंटमेंट का एक फॉर्म होता है जो आपको भरना जरूरी है। डायरेक्टली आप सैनिक कल्याण बोर्ड से, सोल्जर बोर्ड से आप डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे, वो आपको सारी इंफॉर्मेशन भी दे देंगे। कुछ फॉर्म भी होते हैं, वो भरकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारा काम रिकॉर्ड ऑफिस के थ्रू ही संपन्न होता है, कंप्लीट होता है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी अपॉइंटमेंट से जुड़ी। कुछ और दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे रूल्स रेगुलेशन हर एक चीज की जानकारी है मुझे। कोई दिक्कत है तो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। काफी बच्चे हैं, काफी पूर्व सैनिक के जो और भी डिपेंडेंट हैं, वो कई बार मेरे से कांटेक्ट करते रहते हैं इस मामले में। कोई भी दिक्कत है तो आप मेरा पर्सनल नंबर भी ले सकते हैं, और मेरा पर्सनल नंबर लेने के लिए आपको एक भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। कुछ पूर्व सैनिक कहते हैं कि सर एक दूसरा यूट्यूब चैनल है, वो अपना नंबर देने के लिए कुछ पैसे देने के लिए कहता है कि आप यहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, इतना वो इस लिंक पे चले जाइए, ज्वाइन होंगे तब आपको फोन नंबर मिलेगा। लेकिन मेरे चैनल पे ऐसा नहीं है। जो मेरा चैनल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको मेरा नंबर चाहिए वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। कहीं भी ज्वाइन होने की कहीं भी जरूरत नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वो भी फ्री में है। मेरा नंबर पाने के लिए आपको कहीं भी ज्वाइन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपना नंबर देने के लिए आपसे कोई भी पैसे की डिमांड नहीं करता। तो ये सब चीज मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूं। तो अगर आपको मेरा नंबर चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट ले लीजिए, जितना पूछना है सब कुछ पूछ लीजिए, क्योंकि मेरी सर्विस ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कुछ फ्री है आपके लिए। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको शेयर करी है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। खाली मैं सब्सक्राइब करने के लिए बोलता हूं और कुछ नहीं बोलता। आपको मेरा नंबर लेना है तो मेरे चैनल के होम पेज से आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। वहां पे मेरी मेल आईडी भी लिखी है, मेरा नंबर भी लिखा हुआ है। चैनल के होम पेज पे आपको जाना पड़ेगा, जहां पे मेरा नाम लिखा हुआ है, सब कुछ आपको वहां पे अवेलेबल है, मतलब एक पोस्टर पे। तो दोस्तों ऐसी जानकारियां आपको आगे भी मिलती रहेंगी। सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।